करते हैं देन। गर्मी है यहाँ। अच्छा, ये न्यूज़ कौन बोल रहा है कि एग्जाम नहीं होने वाला, अभी पोस्टपोन्ड होगा? ऐसा कुछ कहीं आया है क्या नोटिफिकेशन? हम्म। एसी नहीं है हॉस्टल में, एसी नहीं होता है कहाँ पर? हॉस्टल के अंदर एसी नहीं, कूलर है, लेकिन कूलर चलाएंगे तो आवाज नहीं आएगा आपको क्लियर। तो जो फैन है उसी में क्लास कर लेते हैं। सर प्लीज करंट इश्यू भी करवा दीजिए। देखिए, जो जो करंट इश्यू है, जो उसका पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है सभी ग्रुप में, ठीक है? उसमें कुछ ऐसा नया है नहीं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कवर करूंगा, क्योंकि करंट इश्यू कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन नहीं आते। तो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं वो सभी मैंने इसमें कवर किए हैं, या जो भी करंट होगा या कुछ भी होगा, जैसे कि इम्पोर्टेंट जो रैंक है उनको मैंने इसमें ऐड किया है इस क्लास के अंदर। जो भी एग्जाम में आ सकता है, या कोई इम्पोर्टेंट एक्ट वो है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उसको भी मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है। महिमा सिंह। बाकी वो पीडीएफ जो शेयर किया उसको पढ़िए, और जो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है मैंने ऐड कर लिया इसमें। सिटी अलॉट हो गया है सर, सिटी अलॉट हो गया, फिर क्या हो गया? एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा क्या? सर वो ऐसे ही कह रहे हैं एग्जाम। यूट्यूब पे तो आधी बातें झूठी होती है, और सभी व्यू के चक्कर में कुछ भी बनाते हैं। पोस्टपोन नहीं होगा, कोई चांस नहीं, सिटी अलॉट हो गई। अब पोस्टपोन क्यों होगा? ऐसा नहीं होता है ना। हो सकता है एक दिन बाद ही, 2 दिन बाद पहले ही वो लोग कार्ड सेल करें। सिटी अलॉट हुआ है, एग्जाम कैंसिल होने की कोई न्यूज़ नहीं। ये यूट्यूब वीडियो वगैरह मत देखा करो इधर उधर की फालतू की। उन लोगों को व्यू के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी स्टूडेंट पे टाइम बर्बाद करते हैं। सर एनसीईटी का हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर डिले भी होगा तो क्या हुआ, पढ़ते रहिए। अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा, सबका डिले होगा। तो चिल करिए आराम से, जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, यही सोच के कि हमारा एग्जाम है 18 को। बस पढ़िए। डिले होगा जो भी होगा देखा जाएगा, पहले से ऐसे कुछ एजम्पशंस नहीं बनाना होता है। अगर डिले होगा तो सभी का होगा, है ना? अगर नहीं होगा तो फिर अपनी पढ़ाई करिए। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 7। ओके। सबसे पहले हम देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं जो है, 5 प्लान। एक वीक पहले दे देता है एडमिट कार्ड, ठीक है, पहले हो जाता था ऐसा भी, देखो। लास्ट लास्ट ईयर तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था। इस बार तो नहीं हो रहा है ना, ओमआर सीट पे हो रहा है। ठीक है, नए नए रूल्स रेगुलेशन आते रहते हैं, ठीक हो सकता है 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड में। वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। एमसीक्यू मार्केट पर डिले होगा तो अच्छा है, ठीक, किसी किसी को बेनिफिट मिल जाएगा डिले होने का, किसी को जिनकी तैयारी ऑलरेडी है तो वो नहीं चाहते डिले, क्यों डिले होगा? सब कुछ याद कर रखा होगा, एग्जाम चाहिए। चलिए, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द 5 प्लान? इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, ये सिंपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस 5 प्लान को लॉन्च किया गया था। एक काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं कि 5 सालों के लिए एक एक्सपेंडिचर इनकम को दिखाता है, एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है। और ये इसमें जो है सरकार का जो बजट होता है, सभी राज्यों के लिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो नॉन प्लान बजट होता है, एक प्लान बजट। सर डिले होने का चांस क्या है क्या? मैंने बोला है ना, चांस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। जब तक ऑफिशियली नहीं बोला जाएगा तब तक आप उनको मान के चलिए कि आपका एग्जाम होना है, ठीक है? वीडियो बंद कर लीजिए। जब तक ऑफिशियली नहीं आता है, यही मान के चलिए एग्जाम है, तैयारी करते रहिए। ठीक है। नॉन बजट, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, 2 प्रकार के बजट की विभाजन दो के है, गैर योजना बजट, दूसरा होता है योजना बजट। इसको बोलते हैं प्लान बजट और नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट का मतलब होता है कि जो रूटीन होता है हर साल, ईयरली जो स्पेंड किया जाता है सरकारों के द्वारा राज्यों में, जहाँ पर भी,
वो आपका नॉन प्लान बजट होता है, और दूसरा होता है प्लान बजट। प्लान बजट का मतलब होता है जैसे कि जो 5 ईयर्स प्लान है उसके बेसिस पे, या जो 5 सालों के लिए एक जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कोई भी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे फोकस करते हुए सरकार बनाती है इस प्रकार के बजट को, उसको बोलते हैं हम योजना बजट। ठीक है, कुछ जो खर्चा किया जाता है स्पेसिफिकली प्राथमिकता दी जाती है कुछ एक सेक्टर के अंदर। ठीक है? तो 1915 से लेकर 1970 तक का जो फर्स्ट प्लान जो है इंडियन इकोनॉमी को जो है फिर उसको प्रेजेंट किया गया इस मॉडल को। और इसके माध्यम से जो प्लानिंग कमीशन थी, जो बॉडी थी, रेगुलेटिव बॉडी थी, जिसके माध्यम से फाइव प्लान बनता था, उसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता था और इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो जो प्लानिंग कमीशन थी उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा 2015 के अंदर, फिर जब गवर्नमेंट बनी मोदी की उसके बाद। तो ये बेसिक हमारा सर्विस प्लान के बारे में। आगे देखते हैं एक एक करके। जो पहला फिर देखिए एग्जाम में जो आएगा, एक तो आपको ईयर याद करना है। ठीक है, दूसरा है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होगी जो मैंने मेंशन की है यहाँ पर, उसको आपको फोकस करना है। ओके, तो यहाँ जो पहला फाइव प्लान था जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था 8 दिसंबर 1951 में। और ये जो प्लान है बेस्ड ऑन द हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, इसका फोकस बेसिकली था एग्री सेक्टर के अंदर, और साथ ही साथ जो डैम्स है, इरीगेशन, उसको लेकर के इन्वेस्टमेंट किया गया था। जैसे कि उस टाइम पे जो है आपका भाखड़ा नागल डैम बना, हीराकुंड डैम बना, तो शुरुआत जो हुई थी डैम्स की इसी फाइव प्लान के अंदर जो शुरुआत की गई थी, प्लान किया गया था। और इसी के साथ 1956 में 5 IIT बनाए गए थे। और साथ ही साथ जो WHO है उसके साथ इंडिया गवर्नमेंट ने मिल करके जो है बच्चों के हेल्थ और साथ ही साथ इन्फेक्ट मोर्टेलिटी को रोकने के लिए, और दैट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, उसको लेकर के काम किया। एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, एक तो आपका जो ईयर याद रख लेना, दूसरा है कि इसका फोकस कहाँ पर था, स्पेशली डैम एंड इरीगेशन सेक्टर में, अग्रेरियन सेक्टर के अंदर। और डैम्स वगैरह इसी में इनिशिएट किए गए थे, बनाना शुरू किए गए थे। ठीक, बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरल्ड डोमर मॉडल, एनीबडी? हेरोल्ड डोमर मॉडल का मतलब क्या होता है? मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी कि जैसे जो भी इंडस्ट्री है या डिफरेंट सेक्टर्स है, उसमें जो है वेरियस इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे लोग, जैसे कि टैक्स इंटेंसिव वगैरह देना, सब्सिडी वगैरह देना, इसके माध्यम से जो है लोग स्पेंड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। दैट इज बेस्ड ऑन द हेरोल्ड डोमर मॉडल। ये बात करता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की, और थ्रू दी वेरियस मेजरमेंट, ग्रोथ रेट, सक्सेस। ठीक है, तो दैट एक्सप्लेन द वो फर्दर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हेरोड डोमर मॉडल हो गया, और इसका जो फोकस था वो आपका था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है, मतलब होता है कि जैसे कि इरिगेशन है, एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, सर्विस, बाकी जो सोशल सर्विसेज होती है, लैंड को लेकर के, ये सभी चीजें इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, नेक्स्ट इसमें सेकंड फाइव ईयर्स प्लान जो कि 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, इसका फोकस था हमारा इंडस्ट्री पर ज्यादातर, मोस्टली जो फोकस था इसका इंडस्ट्री पर और पब्लिक सेक्टर पर। और यहाँ पर यह जो है पी प्लान जो है फॉलो किया गया था महल मॉडल के माध्यम से। ये क्या होता है बताइए, महल मॉडल, एनीवन? गवर्नमेंट imposed the tariffs on the imports to the protect domestic industry under this plan। इसके अलावा इसमें जो एलोकेशन दिया गया फंड का टोटल अमाउंट एलोकेटेड इन द सेक्रीफाइस प्लान, दैट इज 4600 crores। और इसका जो अमाउंट था दैट इज एक्सपेंडेड ऑन वेरियस सेक्टर लाइक पावर एंड इरिगेशन, सोशल सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड मेडिसिन। क्योंकि इस एग्जाम में मतलब सभी तो नहीं आएंगे, मैंने इसलिए ऐड कर दिया कि इनकेस अगर आ जाए तो जो कुछ कुछ
इंपॉर्टेंट है हमारे 5 प्लान जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड वन दिया है। इसका फोकस था एग्रीकल्चर और साथ ही साथ जो है जैसे कि वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना। और बट ड्यू टू दी साइनो इंडो वार 1960 में हुआ था, उसकी वजह से इकोनॉमी कमजोर हो गई थी। एंड ज़्यादा फोकस क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री पर दिया गया था। ठीक है, ये इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें पंचायत इलेक्शंस जो इंट्रोड्यूस किए गए थे टू ब्रिंग डेमोक्रेसी टू ग्रास रूट लेवल, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस था, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे मतलब होता है कि इस टाइम पे जो है ये जो थर्ड फेज प्लान फेल हो गया था बिकॉज ऑफ यहाँ पर बार हुआ था, इंडो चाइना वार। और साथ ही साथ इस टाइम पर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सरकार ने उसको हॉलीडे प्लान डिक्लेयर कर दिया गया था इस पीरियड। इंडो पाक वार हुआ 1965 के अंदर। तो इन सभी वार की वजह से, इन सभी जो कंफ्लिक्ट की वजह से बहुत देश के अंदर काइंड ऑफ सीवियर डॉट हुआ और इन्फ्लेशन भी हुआ बहुत ज़्यादा। तो इसको माना जाता है प्लान हॉलीडे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ फाइव प्लान। गडगिल फार्मूला बेस्ड था ये जो है, इस टाइम वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। ठीक है, यहाँ फोकस था कि जो भी ड्रॉट वाला एरिया है वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम को लॉन्च करना। और क्या लिख रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन 1985 में आया था। इसमें नहीं लिखा है क्या ग्रीन रेवोल्यूशन? ये कुछ कुछ मैं छोड़ गया इसमें, ये है यहाँ पर 1960 का। ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें नहीं है क्या? आई थिंक ये फोर्थ फाइव स्पान के अंदर ही देखना पड़ेगा। अरे ठीक तो लिखा है, फोर्थ में तो है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? इसी टाइम पे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड इंडियन जो 14 इंडियन बैंक्स थी उनको नेशनलाइज किया गया। एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया इस। नेक्स्ट है फिफ्थ फाइव प्लान। इस पे फोकस था हमारा गरीबी हटाओ, कि किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं और पॉवर्टी को जो है कम कर सकते हैं। नेशनल इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया इस प्लान के अंदर, ताकि जो बेसिक नीड होती है, जो मिनिमम नीड होती है, वो फुलफिल किया जा सके। और डीपी धार कमेटी की ये जो है एमएनपी बेस्ड था, बाय द डीपी था, उनके द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया था। तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम देखो एग्जाम में आया हुआ है कई बार, तो थोड़ा पता रहना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो भी सर्विसेज हैं, रिसोर्सेज हैं, पॉवर्टी को रोकने के लिए और लोगों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए, स्पेशली जो रूरल एरिया है वहाँ पर उसको बेहतर करने के लिए इसको सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। तो वो आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोलिंग प्लान। देखो रोलिंग प्लान इस टाइम पे जो है जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने जो फोर्थ वाला रिजेक्ट कर दिया था प्लान। इसके बाद फिर अगेन दोबारा से आईएनसी की गवर्नमेंट आई 1980 में, तो उन्होंने फिर इसको जो है दोबारा से इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो है 1978 से लेकर 1980 तक ये आपका रोलिंग प्लान कहलाएगा, ये भी याद रखना, ताकि आपको ईयर याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है 6 5 ईयर प्लान। इसका फोकस था जस्ट टू प्रिवेंट दी पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया इसके अंदर। और साथ ही साथ नाबार्ड बैंक जो है इसी में बनाया गया था, थ्रू दी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट 7 5 प्लान 1985 से लेकर 1990 तक था। इसका फोकस था टेक्नोलॉजी पर, कि टेक्नोलॉजी का यूज करके किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है इंडस्ट्री के अंदर, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, एंड ऑल्सो द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, ये सभी चीजें 7 5 प्लान के अंदर थे। ठीक है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया बाय यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मेन फोकस इसमें टेक्नोलॉजी पर था। ठीक है,
जो 7-5 प्लान के अंदर आएगा, तो ध्यान रखना इसमें आईटी पे ज़्यादा फोकस, टेक्नोलॉजी को लेकर। नेक्स्ट है 8-5 प्लान, जो 1992 से लेकर 1997 तक। यहाँ पर था कि इंडस्ट्रीज को जो है मॉडर्नाइज करना, और इसी टाइम पे इंडिया ने जो है WTO को ज्वाइन किया एज ए मेंबर 1995 के अंदर। एंड इसका गोल था किस प्रकार से पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, पॉवर्टी को कम करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सभी फोकस थे इस 5 प्लान के अंदर। ठीक है, पंचायत एंड नगर पालिका जो है इसमें जो है इनको इंट्रोड्यूस किया गया इसी 1992 1997 के अंदर, जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इनको डेटा में पढ़ेंगे। 9th 5 प्लान, यहाँ पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे फोकस था। देखो बहुत सारी चीजें कॉमन ही है इसमें, कुछ नया कुछ है नहीं। पॉवर्टी को कम करने के लिए फोकस किया गया। इसके अलावा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस किया गया और प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दे जाने के लिए प्लान बनाया गया। ये सब था इसमें। नेक्स्ट है 10th 5 प्लान। इसका फोकस था रीजनल इनक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, और साथ ही साथ जेंडर गैप है उसको कम करने के लिए ये फोकस था इस प्लान का। नेक्स्ट है इसमें 11th, 2007 से लेकर 2011। इसमें जो है आपका नरेगा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन इसको भी 2009 में लाया गया था। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और पूरे इंडिया के अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, ये भी फोकस था इसी के। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 12th 5 प्लान। ये लास्ट 5 प्लान था, क्योंकि 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो उन्होंने प्लान कमीशन को खत्म कर दिया, और ये भी 5 प्लान। इसका फोकस था बेसिकली, इसका ये फोकस था कि किस प्रकार से इंडिया के अंदर और साथ ही साथ ग्रीन कवर को बढ़ाना, बाय द 1 मिलियन हेक्टेयर्स, मतलब जो है पेड़ लगाना, उसको लेकर के फोकस था। एंड जेंडर एंड दी सोशल गैप को कम करना, एडमिशन या स्कूल लेवल, यही कॉमन चीजें, वही सभी चीजें। और सभी गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, ये कुछ प्रोजेक्ट थे इसके अंदर। ठीक है, इनका ये जो ईयर है वो याद कर लेना, और एक एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी किसी में आपका जैसे यहाँ पर है आपका प्लेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू ऑल द प्लेसेस। और इसी प्रकार से इसमें कुछ है, नरेगा आया, इसमें आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। और इसके अलावा नेक्स्ट इसमें कुछ कुछ कॉमन है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें फोकस किया गया पंचायत एंड नगर पालिका पर। नहीं नहीं, वो जो मैंने ऐड कर दिया है, ये सब नहीं आएगा, फैक्चुअल डेटा नहीं आता है हम लोग एग्जाम में। वो सब इतना कुछ नहीं आएगा। वो मैंने ऐसे ऐड कर दिया, पढ़ लेना। अब सब तो आपको याद नहीं होगा जिसका जहाँ जहाँ लिखा है। इतने सारे ये आपके जो है वॉइस प्लान है, सबका कैसे याद रहेगा, नहीं रहेगा। और ऐसा कुछ आता भी नहीं है। ठीक है, अगर आएगा तो वो एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि कुछ बहुत ही डिफिकल्ट आ जाते हैं, तो आप अगर उनको फोकस पे लेकर चलेंगे तो आपको जो पढ़ना है वो भी पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, मैंने जस्ट पढ़ा दिया ताकि एक बार पढ़ लेना, इनकेस क्वेश्चन आता है तो थोड़ा याद रहेगा। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सभी ईयर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ईयर आ सकता है। ठीक है, और कोई जैसे कि मिनिमम नीड प्रोग्राम में ये आ सकता है कि किस वाले प्लान में आया, 5th वाले में आया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि गरीबी हटाओ, तो ये भी आ सकता है, ये भी आपका इस वाले प्लान में आया। नेक्स्ट इसके अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन को आ सकता है, तो आपका 4th 5 प्लान के अंदर है। ठीक है, और ये हो गया आपका। नेक्स्ट पंचायत इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, ये हो सकता है आपका 3rd के अंदर। इसके अलावा पहले वाले में कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। इसका फोकस था, ये 2nd वाला है, तो 2nd में ज़्यादा कुछ नहीं इंडस्ट्री को लेकर के था। फर्स्ट वाला आपका फोकस था डैम एंड ये सभी जगह आईआईटी बनाए गए, इसमें हीराकुंड डैम पर फोकस किया, मतलब बाकी जो डैम थे उस पर फोकस किया गया था। प्लानिंग कमीशन तो 15 में स्टार्ट हुआ, 17 में, 22 में। नहीं नहीं, कंटिन्यू कहाँ है, मैंने बोला ना, तो आपका जब 2014 में इलेक्शन जो है गवर्नमेंट चेंज हुई, तो उन्होंने उसको एंड कर दिया गया था। आगे बढ़ा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। उसी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए ये लिखा है ना, इन 2014 प्लानिंग कमीशन वाज स्क्रैप रिप्लेस बाय द न्यू बॉडी दैट इज नोन एज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसमें जो है आपका प्लानिंग कमीशन है उसको हटा दिया था, और आपका नीति आयोग को बनाया गया, तो ऑफकोर्स आपका फर्स्ट प्लान चला ही नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि आपको 2012 से लेकर 17 तक है। ठीक है,
क्लियर है? महलनोबिस मॉडल, इसका फोकस किस पे था? इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के वो मॉडल दिया गया था कि किस प्रकार से हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा सकते हैं, स्पेशली डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसको लेकर के इन्वेस्टमेंट को लेकर के था प्रोडक्शन सेक्टर में। किसने भेजा हुआ है? अनुभव मेरा, ठीक है, इसको पढ़ लेना। इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर डेवलप्ड इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। उसमें फोकस था किस प्रकार से जो है इंडस्ट्री है अभी उसमें फोकस किया जाए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एंड सेल्फ क्लास डोमेस्टिक, स्पेशली जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनको कैसे हम बचा सकते हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमाइज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। वो उसमें लिखा हुआ है आपका सेकंड वाले में। एक मिनट रुको, ये सब लिखा है अपने, सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए, अभी आता है नीति आयोग, इसके बाद आपका नीति आयोग आया। नीति आयोग वाज फॉर्म इन 2015। ये काइंड ऑफ थिंक टैंक है, देखो दोनों अलग अलग है। प्लानिंग कमीशन अलग है। देखो प्लानिंग कमीशन आपका जो है टॉप डाउन अप्रोच था, ठीक है, और जो आपका नीति आयोग है ये आपका बॉटम टॉप अप्रोच है। एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसको फर्स्ट जनवरी 2015 में बनाया गया। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है किस प्रकार से जो पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग की जाए बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, उनको पार्टिसिपेशन बढ़ाना, उनका इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये होता है कि जैसे कि डाउन, या बोल सकते हैं टॉप डाउन एंड बॉटम टॉप अप्रोच में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, उनमें सभी के जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी उसमें बुलाया जाता है मीटिंग्स वगैरह में, ताकि उनकी भी जो है जो भी उनकी रिकमेंडेशन है कि हर स्टेट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के उनका जो व्यू है उसकी उनकी जो रिकमेंडेशन हो सकती है उनको भी कंसिडर किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। इसलिए इसको बोलते हैं ओके बॉटम टॉप अप्रोच। और जबकि जो प्लानिंग कमीशन थी वो टॉप टू डाउन अप्रोच थी, मतलब था इनके द्वारा जो भी प्लान पॉलिसी बनाई गई उसको इम्प्लीमेंट करना होता था स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसी को लेकर के इन्होंने फिर इसको नीति आयोग को लाया। तो ये थिंक टैंक की तरह काम करता है। और ये जो है फंड एलोकेशन भी नहीं करता है। फंड जैसे प्लानिंग कमीशन थी तो फंड एलोकेट करती थी, लेकिन नीति आयोग फंड एलोकेट नहीं कर सकता क्योंकि ये थिंक टैंक है, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है इंपॉर्टेंट वाइस चेयरमैन कौन है? श्री सुमन बेरी। एंड सीईओ प्रेजेंट टाइम में वीवीआर सुब्रमण्यम। 2023 में ज्वाइन किए थे, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है बताइए, एनीबडी, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस नीति आयोग? पॉलिसी एंड प्रोग्राम जो है उनको फ्रेम करना, बनाना। ये काइंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। जैसे काम होता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उनको बनाना होता है, साथ साथ और जो नेशनल पॉलिसी उनके साथ इंटीग्रेट करना, प्रोग्राम को बनाना। हाँ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करना, मतलब स्टेट और राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक बेहतर रिश्ते को बनाना, ठीक है, ताकि उनके बीच में कोलैबोरेशन अच्छा हो, कंसल्टेशन हो प्रॉपर तरीके से, और राज्य और स्टेट जो है सही तरीके से जो नेशनल पॉलिसी उनका इम्प्लीमेंटेशन हाँ हो, हाँ चलो खाना खाएंगे। नोट कर लीजिए। इसके अलावा और क्या काम होता है? मॉनिटरिंग का होता है कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है तो ये प्रोग्राम उसको कैसे मॉनिटर करना है, एवेलुएट करना है, ये सभी के सभी वर्क होते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए। अच्छा। ठीक है, तो ये एक आपका इनोवेशन हब है, थिंक टैंक है। हाँ, नो पॉलिसी, नो नो फंडिंग, नो पॉलिसी मेकिंग। देखो इनके द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है कि किस प्रकार की पॉलिसी बनाई जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो थिंक टैंक इसलिए बोला जाता है, ठीक है। ये एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, ठीक है। ये इसका काम होता है कि जो पॉलिसी हो सकती है, जिस प्रकार की जो बेटर पॉलिसी हो सकती है उसको लेकर के रिकमेंडेशन दे दे सकते हैं गवर्नमेंट को, कि ये वर्क होता है। या कंट्री किस प्रकार के चैलेंजेस फेस कर रही है उसको लेकर के पॉलिसी को एनालिसिस करना, या क्या इश्यू है पॉलिसी में उसको देखना समझना, इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड कराना, ये सब नीति आयोग के अंदर आता है।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस, सॉरी सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉस्को जिसके बोलते हैं एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिसी इवेल्युएशन मैंने बोला तो है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ये लिखा है पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, कोऑपरेटिव फाइटलिंग को बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है पॉक्सो एक्ट है 2019 का, और इसमें कुछ नए नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है। इससे पहले जो एक्ट था, इसके पहले कौन सा वाला था, 2012। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसके बाद फिर इसको 2019 में जो है इसका बिल लाया गया, और इस एक्ट को इसमें कुछ नए नए प्रोविजंस किए गए थे, जैसे कि पहला तो इसमें ये है कि एक्ट विच एम टू मेकिंग ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड जेंडर, मतलब इसमें ये मेंशन किया गया कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो है किसी प्रकार का ऑफेंस जो होगा वो कंसिडर किया जाएगा। और साथ साथ सेक्सुअल असल्ट को मेंशन किया गया यहाँ पर, वेयर द पर्सन टचेज द वजीना पेनिस एनस या कुछ भी, वो आपका आएगा आपका सेक्सुअल असल्ट के अंदर। ठीक है। दूसरा है इसके अंदर प्रोविजन कि किसी प्रकार का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट किया जाएगा तो उसको, अगर बच्चे की एज 16 साल से कम है, दैट विल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल का जो है उसको जेल होगा, या मैक्सिमम जेल ज्यादा हो सकती है आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जीवन भर के लिए। तो ये आपका एक नया इसमें मेंशन किया गया, ऐड किया गया है। और साथ ही साथ इन केस ऑफ अग्रीड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, इंक्रीज द मिनिमम पनिशमेंट 10 साल से 20 साल कर दिया गया है, और मैक्सिमम पनिशमेंट आपकी डेथ पेनल्टी है। ये दो प्रोविजन इसमें ऐड किए गए, दो या तीन, ये वाला। इसके पहले जो है इसमें डेथ पेनल्टी नहीं थी, अब 10 साल था, 10 साल को बढ़ा करके 20 साल कर दिया है। तो ये आप याद कर लेना इनकेस अगर आ जाए, वैसे उतना डिटेल में आता नहीं। हीनियस क्राइम, हाँ। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ये करंट का भी है आपका पार्ट, और वैसे भी एसडीजी को लेकर के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एसडीजी से और एसडीआई से। आप देखेंगे पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर आप पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हैं। तो बताइए एसडीजी के बारे में कुछ बताइए, बहुत सारे कई बार पढ़े हैं आप। क्या रैंक है इंडिया की? एमडीजी के फेलियर के बाद, ये फेलियर नहीं, उसका जो है टेन्योर खत्म हो गया था, इसी वजह से एमडीजी को जो है उसके बाद फिर आपका एसडीजी आया। तो पूर्ण रूप से तो सफल नहीं हो सकते, जैसे एसडीजी भी है, तो एसडीजी के जितने भी गोल हैं वो तो पूरे प्राप्त, मतलब पूरे हम अचीव नहीं कर पाएंगे उनको, तो फेलियर नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ जितनी भी कोशिश की जाती है वो जो है उसमें की गई। उसके बाद फिर इसमें कुछ नए प्रोविजन सेट किए गए थे, तो इसलिए इसको बोलते हैं जो एमडीजी के बाद जो आया, पोस्ट 2015 जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट एजेंडा। ठीक है। उसका जो टाइटल था, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप याद करना। और जो डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई थी Rio+20 कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसका टाइटल, उसका जो आइडिया था, दैट इज फ्यूचर बी मार्ट, उसको प्रेजेंट किया गया। एंड एसडीजी के अंदर आपके टोटल इंडिकेटर के नंबर बहुत अलग अलग हैं, कहीं पर 304 है, कहीं पर 323 है। बता देता हूँ मैं, एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें आपके 17 गोल हैं, 169 टारगेट, 48 इंडिकेटर, जो कि आपका प्रपोज किए गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है। अभी इसमें आगे देखते हैं, एक मिनट रुको। जो मैंने यहाँ मेंशन किया 248 इंडिकेटर, इसमें जो 13 इंडिकेटर हैं वो रिपीटेड हैं कहीं 2-3 जगह, जैसे कि इतने सारे इंडिकेटर आपने देखा होंगे जो मेंशन किए गए यहाँ पर। तो इंडिकेटर के माध्यम से, 1 सेकेंड, 248 नहीं, 248 तो लिखा हुआ है। देखो ये जो मैंने चेक किया, आज भी चेक करके मैंने मेंशन किया है, वहाँ पर लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आप वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ पर इंडिकेटर जो है टेंटेटिव होती है, ये बदल जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो वहाँ पर यही लिखा है अभी भी। और 231 जो है यूनिक इंडिकेटर, जो 13 है वो आपका रिपीटेड है,
मतलब दो तीन जगह भी रिपीट हो सकते हैं, दो तीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका SDG 1 है, SDG 1 किसको लेकर के, नो पॉवर्टी, ठीक है। और SDG 12 ये किसको लेकर के है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो ऐसे कुछ इंडिकेटर जो कि डिफरेंट गोल के अंदर आ सकते हैं, तो वो रिपीटेटिव, हाँ, जीरो हंगर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि मल्टीपल मतलब आपके गोल्स में हम यूज, इंडिकेटर का मतलब होता है सूचकांक, जिनके माध्यम से हम असेस करते हैं। तो SDG 1 है, उसको असेस करने के लिए जो इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर और कहीं भी यूज हो रहा है, इसलिए वो कुछ कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो कि दो या तीन जगह डिफरेंट टारगेट में यूज किए गए हैं, इसी वजह से वो डिफरेंट आ रहा है यहाँ पर। टोटल जो यूनिक इंडिकेटर है आपके 230 बने हैं, ठीक है। क्लियर है, इसी वजह से डिफरेंट दिख रहे होंगे। और इंडिकेटर जो है बदल जाते हैं, फिलहाल तो आई थिंक 248 ही है, जो कि यहाँ की वेबसाइट जो है SDG की वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ पर 248 लिखा है। और जो 231 है जो यूनिक इंडिकेटर्स हैं, और 30 इंडिकेटर ऐसे हैं जो कि दो या तीन जगह डिफरेंट टारगेट्स में यूज होते हैं। क्योंकि इंडिकेटर का काम होता है बेसिकली असेस करना कि जो गोल, जैसे गोल 1 है, ओके, तो जो उसमें मेंशन किया गया जो प्रोविजंस, वो कितना उस पर काम हुआ है अभी तक, तो उसको लेकर के असेसमेंट करता है आपका ये इंडिकेटर। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं मल्टीपल जगह यूज हो जाते हैं। ठीक है। और ये भी इंडिया की रैंक इसमें जो है 112 है आउट ऑफ 116 कंट्री। बाकी की 2 साल की याद कर लेना, इनकेस अगर वो कंपेरिजन करते हैं तो पता रहना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें आपका डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन कौन सी डायमेंशन है यहाँ पर, 5 लिखिए, पीपल, प्लानिट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। पांचों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी केवल वो लोग नाम पूछ लेते हैं कि जो आपका कौन से 5 पीस है। पीपल का मतलब है कि यहाँ पर SDG का फोकस है किस प्रकार से जो लोग हैं उनको एम्पावर करना, उनकी वेलबींग को प्रमोट करना, ताकि कोई भी पीछे ना रहे। ठीक है। पॉवर्टी रेडिकेशन, हेल्थ फोकस करना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, जेंडर इक्वालिटी फोकस करना, सोशल इंक्लूजन, इन सभी फैक्टर्स पे जो है फोकस करना, दैट इज पीपल। सेकंड है प्लानिट। प्लानिट का मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर करना, उस पर फोकस करना, प्लानिट को बचाना, जो रिसोर्सेस हैं उनके उनको सेव करना, उनको बचाना, सस्टेनेबल तरीके से उनका यूज करना, उनको कंजर्व करना, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज फोकस करना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये आपका आएगा सेकंड वन। थर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है आर्थिक रूप से इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, बाकी जो लोग हैं उनको सबको काम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, वर्क मिले, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फोकस करना, सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, ये सभी आपके आ जाए। मुझे घर में बाहर जाओ पड़ता है। नेक्स्ट है पीस। पीस का मतलब है कि पीस को प्रमोट करना, सिंपल, कि जो है सोसाइटी इंक्लूसिव हो, सबको जस्टिस मिले, अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, दैट फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीसफुल और द इंक्लूसिव सोसाइटी। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब होता है कि जो डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है, एजेंसीज है, सिविल सोसाइटी है, अदर स्टेक होल्डर है, उनके बीच में कोलेबोरेशन हो, पार्टनरशिप हो, ग्लोबल कॉपरेशन फोकस करना, नॉलेज शेयरिंग करना, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करना, ये सभी आपके आते हैं पार्टनरशिप। पांचों इंपॉर्टेंट है, नाम ही याद करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बाकी चीजें तो भी इसका मतलब क्या होता है पता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है HDI। HDI को पढ़िए थोड़ा, क्या लिखा है। लाइक 4P मैन 5P क्यों डिस्कवर किया है, किया डिस्कवर किया। 3 डायमेंशन में वर्क करता है।
हेल्थ एजुकेशन लेवल। सरजू नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने खोज किया है, ये तो सिंपल एसडीजी के अंदर वो है, डायमेंशन से किसी ने खोज नहीं की। एमडीजी में 8 गोल हैं, 18 टारगेट है। हाँ बिल्कुल सही है। इंडिकेटर भी है कुछ उसमें 48 के आसपास, वर्षा देख लेना उसमें। ठीक है, वो थ्योरी है जो आप बोल रहे हो ना, वो 4P, थियोरेटिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, वही ये थ्योरी थोड़ी है, सिंपल आपके डायमेंशन। ओके, अब बात करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। यहाँ पर 3 डायमेंशन है और 4 इंडिकेटर्स हैं। 4 इंडिकेटर मतलब ये हुआ कि इन 3 डायमेंशन को असेस करने के लिए, ओके, हम 4 डिफरेंट इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो पहला जो हेल्थ है, उसको असेस करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे आपका पहला वाला जो इंडिकेटर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, इसके माध्यम से हम हेल्थ को असेस करेंगे। मतलब हम क्या, मतलब जब एसडीआई को बनाया जाता है, एसडीआर रिपोर्ट बनाई जाती है, तो इसके माध्यम से किसी कंट्री की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसको लेते हैं। जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इनकम है, इन सभी चीज़ों को लेकर लेने के लिए हम लोग 4 इंडिकेटर यूज करते हैं। ये 4 इंडिकेटर जो होते हैं, इनके माध्यम से असेस किया जाता है 3 डायमेंशन। तो पहले डायमेंशन असेस होती है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ के माध्यम से। दूसरा, एजुकेशन के लिए 2 इंडिकेटर बनाए गए हैं। पहला है आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। और तीसरा जो डायमेंशन है लिविंग स्टैंडर्ड, उसको असेस करने के लिए बनाया गया इंडिकेटर, दैट इज जीएनआई। ठीक है, तो ये 4 इंडिकेटर के माध्यम से 3 डायमेंशन को असेस किया जाता है और चेक किया जाता है कंट्री की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, हेल्थ एजुकेशन और इनकम को लेकर के। क्लियर है? बोलिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एवरेज किसी भी कंट्री के अंदर एक पर्सन जो है कितने साल तक जीवित रहता है, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। जैसे मान लीजिए अगर बोल दिया जाए किसी कंट्री की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर है, इसका मतलब है कि उस कंट्री के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति लगभग ऑन एन एवरेज 70 साल रहता है। ठीक है, एवरेज है, मतलब जरूरी नहीं कि सब 70 साल रहेंगे, कोई ज्यादा कोई कम हो सकता है, लेकिन एवरेज 70 ईयर होती है। उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इस इंडिकेटर से हम लोग इस डायमेंशन को असेस करेंगे। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी कौन कौन सी है, और इसके अलावा न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, और बाकी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है असेस करने के लिए इंडिकेटर हो सकते हैं, तो वो सभी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और इंडिकेटर कौन से लिखे तो हैं यहाँ पर, कहाँ देखते हो आप? दूसरा है नॉलेज, मतलब एजुकेशन को असेस करने के लिए यहाँ पर आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी?